मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जीएस का। लुसेंट बहुत ही पॉपुलर बुक है, आप लोग सभी लोग परिचित होंगे उससे। लेकिन इसका कुछ विशेषता भी है, इसका कुछ कमी भी है। कमी और विशेषता ये है कि इसमें फैक्ट बहुत अच्छा दिया गया है। और ये जो लुसेंट बुक है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये फैक्चुअल बुक है ना, पॉइंट में दिया गया है। लेकिन इसमें जो अध्ययन सामग्री है और जितना भी टॉपिक कवर करता है लुसेंट, वो एग्जाम निकालने के लिए उतना टॉपिक सफिशिएंट है। तो इसमें जो सिर्फ थोड़ा बहुत कमी रह गया है कॉन्सेप्ट का, तो हम सोचे कि चलिए लुसेंट को ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ते हैं, मतलब अच्छा से डिटेल में विश्लेषण कर करके पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि इसका सारा भी जितना भी टॉपिक का फैक्ट दिया हुआ है वो फैक्ट भी याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। मतलब जो भी फैक्ट है, जो भी पॉइंट है, उससे जुड़ा हुआ सारे बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो वो फैक्ट याद रह जाएगा हमेशा के लिए। यानी कि एनसीईआरटी पर बुक आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बुक तो ऑलरेडी एनसीईआरटी पैटर्न पर है, उसका फैक्ट दिया गया है। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न पर, तो फिर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। तो यही सोचकर हम लुसेंट का शुरुआत किए हैं कि लुसेंट को कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाए ताकि फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ हो जाए। जनरली स्टूडेंट के साथ होता है कि फैक्ट याद करता है तो कॉन्सेप्ट भूल जाता है, और कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ता है तो उसको फैक्ट याद नहीं रहता है, और एग्जाम के लिए दोनों जरूरी है। तो इसके लिए क्या कर दिए कि इस लुसेंट बुक को आधार बना लिए हैं, एक बेस बना लिए हैं। इस बेस को लेकर हम लोग फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को पढ़ेंगे। तो बस पढ़ने का ये एक तरीका रहेगा क्या कि हम क्लास लेंगे, आपको लुसेंट बुक लेकर बैठना है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डील करेंगे, है ना। आप भी अपना पॉइंट देखते जाइएगा, जिस पेज नंबर को हम पढ़ाएंगे उस पेज नंबर को आपको बता देंगे। हो सकता है एडिशन एक साल का आगे पीछे हो तो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उतना आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। लेकिन हम पेज नंबर बताते चलेंगे और आप मेरे साथ चलेंगे, और हर पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, डिटेलिंग करेंगे और समझते हुए चलेंगे। और इस तरह से आपको फिर लुसेंट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका लुसेंट आपका दिमाग में ही रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ सारा फैक्ट, है ना। तो चलते हैं, चालू करते हैं। और आज पहला वीडियो है, देखते हैं कैसा आप लोग को लगता है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम के लिए बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, अभी सॉरी बिहार दरोगा है ना। इवन बीपीएससी ही क्यों नहीं, बीपीएससी को अगर हम लुसेंट को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लें, जितना भी फैक्ट दिया गया है उसका हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ लें, तो बीपीएससी भी बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत लाभदायक बुक हो जाएगा ये। वैसे भी तो लाभदायक बुक है ही है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग आज से पहला सीरीज। तो देखिए पेज नंबर हम 1 है, पेज नंबर 1 नोट कर लीजिए, पेज नंबर 1, पेज 1 का पढ़ा है, ठीक है। पेज 1 में क्या है, भारत का इतिहास। पहले तो इतिहास लिखा हुआ है, उसके नीचे भारत का इतिहास लिखा गया है ना। तो भारत के इतिहास में क्या है दोस्तों, समझिए बात को। इसमें भारत का जब इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले समझना पड़ेगा हम लोगों को कि भारत जो भूखंड है, भारत जो भूखंड है उसका नाम भारत ही कैसे पड़ा। उसका नाम कुछ और भी तो हो सकता था, भारत क्यों पड़ा। इस भूखंड को, जो इस टाइप का भूखंड है, हम लोग का देश है, मान लेते कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग समझ जाते कि इस टाइप का, मान लेते कुछ देश हम लोग का, कुछ देश इस टाइप का है ना, इस टाइप का हम लोग कुछ देश है, मान लेते थोड़ा देर के लिए इस टाइप का कुछ देश हम लोग का है। तो इसका नाम भारत ही क्यों है, कुछ और भी तो हो सकता है। तो इसका नामाकरण के बारे में लोग समझते, पहले नामाकरण, इसका नाम कैसे पड़ा, नामाकरण। तो देखिए हम लोग शुरू से जानते हैं कि एक अभिज्ञान शकुंतलम में एक दुष्यंत हुआ करते थे, शकुंतला हुआ करती थी, उनका पुत्र थे कौन, भरत। तो भरत के नाम पर इस देश का नाम, इस भूखंड का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा, है ना। शकुंतला का पुत्र, दुष्यंत का पुत्र भरत का नाम पर इस भूखंड का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। वैसे भरत नाम का एक कबीला भी हुआ करता था, उससे भी नाम इसका पड़ सकता है, उससे भी ये संबंधित हो सकता है। यानी कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत से इसका नाम भारत पड़ा, और कबीला का भी नाम था भरत। और यहाँ पे रहने वाले को कहते हैं भारती, यानी पहला तो इसका नाम पड़ गया भारत, भारतवर्ष, है ना। किसका नाम पे पड़ा, तो भारत के नाम पर। इसके इतिहास जान गए आप। दूसरा क्या है,
यहाँ पे रहने वाले कौन क्या कहलाए? भारतीय। भारतीय, हम लोग भी अपने को भारतीय कहते हैं, है ना। तो भारत में रहने वाले क्या कहलाए? भारतीय कहलाए, ठीक है ना। दूसरा इसका नाम पड़ा जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप, दूसरा नाम क्या पड़ा? जम्बू। आपको पता है जम्बू का मतलब जामुन होता है संस्कृत में। जम्बू का मतलब जामुन। इस द्वीप में कभी जामुन बहुत ज्यादा फलता फूलता होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? जम्बूद्वीप। जामुन से पड़ा, जामुन, ठीक है ना। यानी कि इस द्वीप पर जामुन बहुत ज्यादा होता था, उसी नाम इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ गया। फिर इसका नाम क्या पड़ा? हिंदू। हिंदू कैसे पड़ा? देखिए, ये उस समय उस जमाने का भारत का भूखंड है, अभी का नहीं। यानी उस समय क्या होगा? इसमें आपका पाकिस्तान भी सम्मिलित होगा, इसमें अफगानिस्तान भी सम्मिलित होगा। बात समझ रहे हैं ना। यहां पर क्या होगा? ईरान था, मान लीजिए यहां पर ईरान था, ये ईरान मान लीजिए, ईरान। तो नदी ऐसे सिंधु नदी बह रही है, मान लो सिंधु नदी, ये सिंधु है, ये सिंधु नदी है। तो जो ईरान यहाँ पर था, ईरान का पुराना नाम फारस था, इसको ईरान है, ये ईरान। ईरान, ईरान को क्या कहते थे पहले? फारस। फारस से ही फारसी वर्ड बना है। यही फारस को पारसी भी हम लोग कहते हैं। पारसी, पारसी होता है ना, पारसी धर्म, यहीं से आया, फारस से ही आया है। अब फारसी भाषा भी, पारसी वही जिसके पैगंबर कौन थे? ज़रथुस्त्र थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये ईरान जो था, ईरान के लोग जो थे, सिंधु नदी के कारण इसका नाम हिंदू बोलने लगे। वो स का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। यानी कि जो फारस के लोग थे क्या कहने लगे? हिंदू। यानी हिंदू क्या है? फारसी वर्ड है। ये ईरान है, ईरान यानी फारस है, और फारस के लोग इस देश को, इस भूखंड को क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे। हिंदू नाम कैसे पड़ा? सिंधु से, क्योंकि स को वो लोग ह बोलते थे, स का उच्चारण ह से करते थे, तो सिंधु से हो गया हिंदू। अब देखिए यही ईरान है, ईरान के आसपास देखिए अरब कबीला, अरब है, अरब। अरब, अरब कहने का मतलब सऊदी अरब हो जाएगा, यूएई हो जाएगा, जॉर्डन, सीरिया, है ना। ये सभी, मिस्र, ये सभी क्या है? अरब संस्कृति से बिलोंग करता है। तो जितना भी अरबी संस्कृति के लोग था, अरबी संस्कृति के लोग था, ये हिंदू से हिंद बोलने लगा इसको। ये हिंदू को ईरानी लोग तो हिंदू बोलते थे, लेकिन अरब जो था, अरब यहाँ पे था, अरब, अरब, अरब इसको क्या कहने लगा? इसको कहने लगा हिंद, हिंद। और बाद में यही हिंद से बन गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो यानी कि हिंदू, हिंद और हिंदुस्तान, ये सब का सब क्या है? फारसी वर्ड है। ये हिंदू से आया है। अरब हिंद कहा, उसी से हिंदुस्तान पड़ा। ईरानी हिंदू कहा। हिंदू कैसे हुआ? सिंधु से हुआ, सिंधु से हुआ। स को ह प्रोनाउंसिएट करते थे, ह का उच्चारण करते थे, इसलिए सिंधु हिंदू बन गया। फिर पश्चिम की ओर, यानी कि ईरान से पश्चिम की ओर, तो ईरान यहाँ पर है, ईरान का पश्चिम किधर हो गया? इस साइड हो गया। इधर, इधर क्या हो गया? यूनान, यूनान, वही यूनान जहां से सिकंदर आया था, है ना, यवन, यूनान। तो यूनान में जो हिंद वर्ड था, हिंद, वो इंदे बन गया, है ना। जो सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से इंदे बन गया, ये बन गया इंदे। आपको लग रहा होगा सबका नाम क्यों बदल जा रहा है? सब जगह का बोलने का, प्रोनाउंसिएशन करने का, शब्दों का उच्चारण अलग होता है। हम ही लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, तो क्या उसका उच्चारण बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा अंग्रेज करता है? बिल्कुल अलग करते हैं, है ना, अलग होता है। इवन अमेरिकन इंग्लिश का उच्चारण अलग रहेगा, ब्रिटिश इंग्लिश का उच्चारण अलग रहेगा। इवन जो बंगाली संस्कृति से बिलोंग करते हैं वो हिंदी भी बोलते हैं, तो उसका उच्चारण कुछ अलग हो जाता है। तो उच्चारण का भेदभाव के कारण ये फिर फारस से आगे आगे बढ़ा पश्चिम की ओर। तो जो हिंदू वर्ड था वो हिंदू से इंडिया बन गया, और इंडिया से और थोड़ा सा आगे बढ़ा, यूनान से और बढ़ा, यानी कि यूरोपियन कंट्री की तरफ बढ़े हम लोग, अंग्रेज की तरफ बढ़े, अंग्रेज की तरफ बढ़े। अंग्रेज जो भी यूरोपियन कंट्री था वो इंडिया से क्या बना दिया? इंडिया, इंडिया। इस तरह से आप इसका नामकरण देख सकते हैं कि इतना सारा नाम भारत का, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, जम्बूद्वीप है। इसका नाम का इतिहास पहले हम लोग समझ गए, ये कैसे कैसे इसका नामकरण हुआ है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देते हैं।
नामकरण कैसे हुआ? एक भूखंड था भारत भूखंड, इसका नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? तो भरत एक कबीला था, उसका नाम से क्या पड़ा? भारत पड़ा। शकुंतला का पुत्र भरत थे, राजा भरत थे। भरत का बचपन में सुनेंगे हम लोग, कहानी पढ़े कि राजा भरत जो थे बचपन में क्या करते, शेर का मुंह में हाथ डाल करके उसका पूरा दांत गिन देते थे, है ना, इतना बहादुर थे वो। तो उन्हीं का नाम से क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। भारत में रहने वाले लोग को क्या कहें? भारतीय कहें। अभी भी हम लोग भारतीय अपने आप को कहते हैं। उसके बाद दूसरा नाम इसका क्या पड़ा? जम्बू द्वीप पड़ा। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि इसका यहाँ पर जामुन का खेती, जामुन का उपज बहुत ज्यादा होता था, है ना। फिर इसी के बगल में पाकिस्तान अपना ही था, अफगानिस्तान अपना ही था। यहाँ से सिंधु नदी बहती थी और यहाँ पर अरब सागर में गिरती थी, है ना। यानी हम लोग का पड़ोसी कौन था? तो हम लोग पड़ोसी ईरान था। ईरान उस समय का फारस, ईरान उस समय का फारस, भाषा फारसी, है ना, और अभी उसको पारसी भी कहते हैं। तो ईरान सिंधु के कारण, सिंधु नदी के कारण इसके आसपास रहने वाले लोगों को वो लोग हिंदू कहने लगा, हिंदू कहने लगा, है ना, हिंदू। ईरान के बगल में अरब था, अरब संस्कृति के लोग रहते थे। अरब हिंदू से उसको हिंद कर दिया, हिंद, और हिंद से ही हिंदुस्तान बना। इस तरह पे हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान ये सब कौन भाषा से है? तो फारसी भाषा का है। फिर ईरान से और पश्चिम की ओर बढ़े, और पश्चिम की ओर बढ़े, और पश्चिम की ओर बढ़े, तो पहुंचे यूनान के पास। यूनान के पास वही यूनान जैसा सिकंदर आया था, है ना। तो अब हिंदू इंडिया बन चुका था। आगे बढ़ते 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 शब्दों का उच्चारण बदलता गया, है ना, बदलता गया। और जब ईरान इसको हिंदू बोल रहा था वो इंडिया बन गया, और इंडिया से और आगे बढ़ा, अंग्रेजों की तरफ पहुंचा, तो इंडिया अब इंडिया बन चुका था। इस तरह से आज हमारा देश का नाम क्या है? भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है। आज भारत और इंडिया शब्द बहुत ही चर्चा में है कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए कि भारत होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। ये पचड़ा में न पड़ते हुए इसका निर्माण कैसे हुआ है ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग ये देख लिए कि इसका देश का नामकरण कैसे हुआ। अब इसमें हमको लगता है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि भारत का जो विभाजन है, भारत में बहुत सारे नस्ल के लोग रहते हैं, बहुत तरह भाषा भाषी के लोग रहते हैं, रंग रूप के लोग रहते हैं। तो उसका थोड़ा विभाजन करके देखते हैं कि कैसा कैसा लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो चलिए लुसेंट के अनुसार अगला देखते हैं हम लोग कि भारत का भाषा के आधार पर विभाजन किया गया, भाषा के आधार पर। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का भाषा के आधार पर विभाजन, भाषा के आधार पर विभाजन यहाँ पे नोट करते हैं। भाषा का आधार जो हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत का आधार पर विभाजन, ठीक है। देखिए फिर से यूं ही फ्री हैंड एक नक्शा बना लेते हैं इंडिया का। इस टाइप का नहीं है लेकिन समझने के लिए बातों को, है ना। ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। तो देखा जाए कि अगर आप विंध्यन पर्वत को देखते हैं, विंध्यन पर्वत को देखते हैं, विंध्यन पर्वत को देखते हैं, तो ये उत्तर और दक्षिण भारत को बांट देता है। भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटता है ना। तो इधर कुछ अलग भाषा परिवार के लोग रहते हैं, इधर कुछ अलग भाषा परिवार के लोग रहते हैं, यानी उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। तो उत्तर में जो रहते हैं, उत्तर में रहते हैं उसको इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के लोग रहते हैं, इंडो यूरोपियन। अभी सब समझाएंगे कैसे हुआ यूरोपियन भाषा परिवार, ठीक है। ऊपर में इंडो यूरोपियन भाषा परिवार रहते हैं और नीचे में मुख्य रूप से कौन रहते हैं? मुख्य रूप से द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार का मुख्य रूप से बोल रहे हैं ज्यादातर। फिर और भी भाषा परिवार के लोग रहते हैं। लुसेंट में सिर्फ 2 ही भाषा परिवार का नाम दिया है, लेकिन हम आपको 2 भाषा परिवार का और लोग रहते हैं उसके बारे में बता देते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर देते हैं जो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के लोग रहते हैं और नीचे में द्रविड़ भाषा परिवार के लोग रहते हैं, और बीच में भारत को सीमा कौन बनाता है? 2 भागों में बांटता है। तो विंध्यन पर्वत, ये विंध्यन पर्वत हम मान लेते हैं, विंध्यन है, विंध्यन है, ठीक है। समझ गया नक्शा पर? अब बातों को समझते देखिए। ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का है, इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार क्या होता है भाई? क्या होता है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार?
देखिए होता क्या कि इसमें इंडियो से इंडिया समझ जाएगा भारत, और यूरोपियन से यूरोपियन कंट्री समझ जाएगी, यूरोपियन कंट्री। यानी दोनों जगह का भाषा एक दूसरे पर क्या किया है, एक दूसरे पर प्रभाव डाला है। इंडिया का भाषा यूरोपियन भाषा पर प्रभाव डाला, यूरोपीय भाषा इंडिया भाषा पर प्रभाव डाला। इससे क्या हुआ कि एक परिवार का रूप धारण कर लिया है ना, परिवार के रूप में धारण कर लिया। जैसे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए संस्कृत है, संस्कृत में पिता को क्या कहते हैं बताइए, पितृ कहते हैं, पितृ कहते हैं है ना, पितृ कहते हैं, ठीक है। लेकिन वही लैटिन में पैट्री कहते हैं, पैट्री कहते हैं ना, पैट्रीसाइड इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो, पैट्रीसाइड यानी पिता को मारने वाला, पितृहंता, पैट्रीसाइड कौन था, पितृहंता कौन था इतिहास में, आप लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी बताइए। पैट्रीसाइड का किसको कहा जाता है, अजात शत्रु को। किसको मारा था, तो अपना पिता बिंबिसार को, वही पैट्रीसाइड। तो पितृ से पैट्री बना, मां को मारने वाला मातृहंता क्या होता है, मैट्रीसाइड। मातृ संस्कृत भाषा, मैट्री लैटिन भाषा। स्व मतलब स्वयं, सुसाइड अपने आप को मारने वाला, सुसाइड। स्व संस्कृत में, सु लैटिन में, क्लियर। इसी तरह से बहुत सारा भाषा जो दूसरे से प्रभावित होता है। मदर इंग्लिश में है, माता माँ हिंदी में है, ठीक है ना। तो इस तरह से भाषा एक दूसरे को प्रभावित करता है, तो वो भाषा क्या बन गया, एक परिवार का रूप ले लिया। तो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार, इसमें कौन कौन सा भाषा आता है, भारत के संदर्भ में हमको देखना है ना। तो देखिए भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा भाषा आ जाएगा, बताइए। यहाँ पर कौन कौन सा भाषा चलता है, यहाँ पर सबसे पहले हिंदी, संस्कृत तो रहेगा ही अपना भाषा, उर्दू, पंजाबी, और क्या बोल सकते हैं, मैथिली, बिहार में आ जाएगा तो मैथिली, भोजपुरी, बांग्ला, है ना। ये भारत के संदर्भ में बता रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड के संदर्भ में बोलिएगा तो इंग्लिश भी आ जाएगा, लैटिन भी आ जाएगा, ग्रीक भी आ जाएगा, जर्मन भी आ जाएगा। ये सब इंडो परिवार का भाषा है। लेकिन हम यहाँ का हिसाब से बता रहे हैं। अब यहाँ तो जर्मन तो बोला नहीं जाता है, कुछ लोग बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे जनरली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब भाषा बोला जाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार आ जाएगा, समूह का भाषा हो जाएगा। अब विंध्यन के नीचे आ गए, विंध्यन तो बॉर्डर बना दिया भाई, विंध्यन तो क्या किया, बॉर्डर बना दिया। अब हम लोग नीचे आ गए, यानी नीचे में कौन है, द्रविड़ भाषा परिवार का भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार का भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। तो लुसेंट में पूरा डिटेलिंग नहीं किया, लेकिन हम लोग डिटेलिंग करते हुए चलते हैं। अब द्रविड़ भाषा में कौन आ जाएगा, द्रविड़ भाषा में आ जाता तमिल, तेलुगु, तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा, कन्नड़, मलयालम, और भी कुछ है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, और भी अगर कुछ होगा तो ठीक है, इट्स ओके, द्रविड़ भाषा में आ जाएगा। तो ऊपर में इतना भाषा चलता है जो कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का है, नीचे में द्रविड़ भाषा का चलता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया घुमाकर, यहाँ तो लुसेंट सिर्फ बोल दिया कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, वही थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड कर दिया कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा भाषाएं बोली जाती हैं, फंसा लेगा वो आपको, है ना, क्योंकि आप तो लुसेंट में सिर्फ पढ़े क्या, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। पूछ दिया द्रविड़ भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार, कौन सा भाषा आता है, आपको वहीं पे खड़े खड़े फंसा लेगा वो। लुसेंट में जिक्र किया है लेकिन डिटेल में नहीं किया, तो डिटेल हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे ताकि आगे फंसे नहीं। यहाँ तमिल जो है सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा तमिल भाषा है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गया क्या, आज हम लोग समझ गए भाषा परिवार। हाँ, दो भाषा परिवार और है जिसके बारे में बुक जिक्र नहीं किया है ना, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। एक होता क्या, पहला एक है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसमें कौन भाषा आता है, तो यहाँ पर जो देखिए 7 सिस्टर जो कंट्री है जिसमें कौन कौन आता है, अरुणाचल आ जाएगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, मणिपुर, ये सब जो कंट्री है वहां पर चीनी तिब्बती भाषा परिवार बोला जाता है ना। यहाँ पर
देखिएगा वहाँ का लैंग्वेज थोड़ा चीनी टाइप से रहेगा और थोड़ा तिब्बती टाइप का रहेगा, और लोग का बनावट भी तो वैसे ही रहता है, और लोग का भाषा उसका भाषा पर इन लोगों का भाषा का असर पड़ा है, तो वो एक भाषा परिवार वो बनाता है। ठीक है, वहाँ का जो भाषा बोला जाता है वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार से बिलोंग करता है। क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। मेरा राइटिंग थोड़ा ऐसा वैसा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना, हम बोलते भी जा रहे हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार क्या होता है, ट्राइबल भाषा होता है। ट्राइब का जो भाषा होता है, ट्राइबल मतलब जनजाति, आदिवासी, उनका जो भाषा होता है ना वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से आता है। जैसे संथाली भाषा आप बोल रहे हैं, खड़िया है, हो है, ये सब क्या है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से आएगा। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ दे, भाषा परिवार का तो लुसेंट जिक्र कर दिया है, लेकिन अब आपको कहीं से ही पूछेगा तो आप आराम से क्या कर लीजिएगा, उसको डील कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का भाषा कौन होता है, आदिवासी लोग का, यानी जनजाति लोग का, आदिवासी या जनजाति, उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, ट्राइब, ट्राइब। ठीक है ना। तो ये आपका भाषा का हम लोग पूरा क्लियर कर लिए, एक ये भी एक्स्ट्रा हम लोग जान गए, एक ये भी एक्स्ट्रा हम लोग जान चुके हैं। तो इस तरह से भारत का विभाजन हम लोग क्या कर सकते हैं, अब भाषा के आधार पर भी कर सकते हैं। भाषा के आधार पर भारत का हम लोग क्या किए, विभाजन कर दिए। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए लुसेंट को पढ़ेंगे, और लुसेंट हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, नहीं तो बस यूं ही 4 पन्ना रटने का टारगेट रखिएगा और 8 दिन के बाद पीछे से 4 पन्ना गायब हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, भारत को नस्ल के आधार पर भी बांटा गया है। भारत का फिर यूं ही एक बना लेते हैं हम लोग, भारत, अपना प्यारा भारत मान लीजिए कुछ इस टाइप से है ना, मान लेते हैं, बस समझने के लिए हम लोग इस तरह से बना लिया भारत। इसका विभाजन हम नस्ल के आधार पर करेंगे। नस्ल का मतलब क्या होता है, नस्ल मतलब क्या होता है, नस्ल मतलब होता है शारीरिक बनावट। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं क्या सबका शारीरिक बनावट एक ही होता है क्या, बिहार में रहने वाले लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग एक जैसा दिखेंगे ऑलमोस्ट, लेकिन साउथ इंडिया में चल जाएगा तो कुछ अलग दिखेंगे। आपको उत्तर पूर्व भारत में चल जाइएगा, यानी कि 7 सिस्टर जहाँ रहती है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तो उधर के लोग कुछ अलग दिखेंगे। सब भारतीय हम लोग हैं, लेकिन शरीर का बनावट कुछ अलग हो जाता है। थोड़ा पंजाब साइड चल जाएगा तो उन लोगों का शरीर का बनावट कुछ अलग रहेगा। तो शरीर का बनावट नस्ल को दिखाता है ना। हम लोग अलग अलग नस्ल के हैं, तो नस्लों के आधार पर भारत का विभाजन कैसे किया गया हमें वो समझना है। देखिए बातों को समझिए। तो मान लेते हैं, मान लीजिए सब आदमी है, ये अलग अलग साइज का सब दिख रहा है, कुछ अलग अलग टाइप का दिख रहा है, बस यही नस्ल को दिखा रहा है। इतना जनसंख्या है लेकिन सारे लोग का बनावट अलग अलग है ना। तो कितना मुख्य रूप से कितने नस्ल के लोग भारत में रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा पानी देखें, एक मिनट। देखिए भारत में मुख्य रूप से कितने लोग नस्ल के लोग रहते हैं, तो एक को कहते हैं क्या, निग्रोइड, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड, तीसरा क्या है, मंगोलाइड, चौथा क्या है, मेडिटेरेनियन, यानी इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। चौथा क्या है, कॉकेसाइड। क्लियर, लुसेंट में भी दिया हुआ है,
हम भी यहाँ पर करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो लूसेंट में नहीं किया अब हम यहाँ पर करेंगे। जो बुक में दिया है हम दे दिए, हम लोग पेज नंबर 1 पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। निग्रोइड, तो भारत में सबसे पहले आने वाले जो जनजाति थे या फिर जो भी नस्ल के आदमी थे वो निग्रोइड थे। प्रश्न में पूछ देगा सबसे पहले आने वाले कौन थे, निग्रोइड थे, ठीक है। सबसे पहले आने वाले कौन थे, निग्रोइड थे। इनका संकेंद्रण मतलब इसका इनका निवास भारत में मुख्य रूप से कहाँ पे, मुख्य रूप से कहाँ है, केरल और अंडमान में है, मुख्य रूप से, है ना। वैसे तो भारत में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन केरल और अंडमान में इनका मुख्य रूप से क्या संकेंद्रण है, वहां पे वो रहते हैं, ठीक है। और सबसे पहला नंबर पर यही आए थे, याद रखिएगा। दूसरा पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति से। आप पूछिएगा ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, फिर कैसे टूटता है, फिर ऑस्ट्रेलिया नीचे चल जाता है और इंडिया टूटते हुए ऊपर आगे चल जाता है, तो उस समय से संबंध जुड़ा हुआ है। तो वो हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको समझ जाएंगे, है ना। लेकिन पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड क्या है, वहाँ का है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। तीसरा मंगोलाइड कहाँ है, मंगोलाइड मंगोलिया चीन, मंगोलिया अब तो चीन में आ गया ना, चीन कर देते हैं। वहां से जो माइग्रेट करके आए अब भारत में बसे वो मंगोलाइड कर रहा है, ठीक है। मेडिटेरेनियन यानी भूमध्यसागरीय, ये मुख्य रूप से कहां से आए थे, तो ये आए थे दक्षिण पश्चिम से, ये मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम से आए थे, भूमध्य सागर की तरफ से आए थे, भूमध्य सागर की तरफ से, है ना। तो इनका दो रूप था, मेडिटेरेनियन जो था ना उसमें देखिएगा एलुशन में पैलियो मेडिटेरेनियन लिखा है, तो हम समझ रहे थे कि आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। आप लोग को लग रहा होगा कि लुसेंट में तो पैलियो मेडिटेरेनियन लिखा है, यहाँ पर तो हम मेडिटेरेनियन लिखे हैं, ये कैसे हो गया आपको बताते हैं। देखिए ये जो मेडिटेरेनियन है ना, इसको दो भाग है, दो ब्रांच है, एक पैलियो मेडिटेरेनियन है और दूसरा क्या है, ओरिएंटल। मेडिटेरेनियन आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। मेडिटेरेनियन दो रूप में है, एक पैलियो मेडिटेरेनियन, दूसरा है ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। लूसेंट इसका जिक्र किया, इसका, है ना। लेकिन आप जान लीजिए भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग यानी मेडिटेरेनियन नस्ल के लोग का पहला शाखा, जो पहला खेमा जो आया था उसको पैलियो कहते हैं, जो पहली बार भारत में आया था इसका वो क्या कहलाया, पैलियो। और जो बाद में आया था ना उसको कहते हैं ओरिएंटल। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में वो आपको फंसा दे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये लूसेंट में तो पैलियो मेडिटेरेनियन तो लिख दिया, पैलियो मेडिटेरेनियन, है ना। लेकिन पैलियो का मतलब क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ देगा मेडिटेरेनियन का दो शाखाओं का नाम बताइए, चाहे निम्नलिखित में से कौन सा मेडिटेरेनियन है, पैलियो मेडिटेरेनियन है, ओरिएंटल है, दोनों है ना, इनमें से कोई नहीं है, तो आपको दोनों मारना है। लेकिन आप तो रटे हुए रहिएगा कि एक ही, तो बस इसी को मार के आ जाइएगा। लेकिन ओरिएंटल भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, कॉकेसाइड। कॉकेसाइड आपको वही यूरोपियन कंट्री के लोग, यूरोपियन कंट्री के लोग जो अंग्रेज लोग होते हैं, बाल ब्राउन ब्राउन रहता है, गोरा चिट्टे रहते हैं, है ना, तो वो कॉकेसाइड आ गए। तो इस तरह से भारत को हम लोग नस्लों में बांटते हैं। तो इतने तरह के लोग क्या है भारत में रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, भाषा भाषी के लोग रहते हैं, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। बस इसी का आज हम लोग विश्लेषण कर लिए, और जो लूसेंट में था उसका विश्लेषण कर लिया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग भारत के इतिहास का पढ़ना शुरू कर दिए। पहले भारत को समझ लिया। तो भारत का इतिहास, भारत का इतिहास क्या, भारत के इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत के इतिहास पढ़ने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, भारत को समझना पड़ेगा। अगर हम भारत को ही नहीं समझे तो उसका इतिहास क्या समझेंगे, है ना। तो पहले हम लोग भारत को समझ लिए, अब उसका इतिहास को समझेंगे। तो उसका इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला क्या है बताइए, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा क्या है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। तीनों हम लोग पढ़ेंगे। और इतिहास का बंटवारा 3 भाग में कौन किया था, तो उनका नाम था क्रिस्टोफ सेलेरियस। कौन किए थे, क्रिस्टोफ सेलेरियस। आपका लूसेंट का बुक में है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग
हम लोग आज इस सीरीज का शुरुआत कर चुके हैं। आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा और आगे इसी तरह से हम लोग सारे बातों को कॉन्सेप्चुअली लूसेंट को ही पढ़ जाएंगे। जनरली देखते हैं रीडिंग लगा के सब पढ़ता है, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई, है ना। एग्जाम का लेवल बदल चुका है, एकदम बदल चुका है एग्जाम का लेवल। अब इसी से क्वेश्चन बनाएगा और वहीं से आपको फंसा लेगा। क्वेश्चन बोलता है लूसेंट से नहीं रहता, लूसेंट से ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन बस हल्का सा ऊपर कर देता है, तो रटने वाला लड़का बाहर हो जाता है और जो थोड़ा समझदारी से पढ़ा है वो अंदर आ जाता है। तो बस इसी बुक को पढ़ना है, इसी को आधार बनाना है, इसी के आधार पर हम लोग अपना बिल्डिंग खड़ा करेंगे नॉलेज का। बस आज हम लोग शुरू कर दिए हैं, आप लोग साथ बने रहना और हम लोग बस यूं ही करते रहेंगे और आने वाला एग्जाम में निश्चित ही बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम अगला वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।